हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। अर्थ के ऊपर एनिमल एंड प्लांट दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए जो जो प्रोसेसेस करते हैं उनको ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं, उनकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो उन फंक्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर मैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखूँ, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि अर्थ के ऊपर अपनी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या पहचान होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो, कोई भी चीज़ जो मूव कर सके अपने आप से, तो आप बोलोगे कार भी मूव कर सकती है, लेकिन आगे देखो, आगे नीड फूड, एयर एंड वाटर, जिसको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाने की ज़रूरत पड़े। सेंसिटिव हो, जो कि रेस्पिरेशन कर सके। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता सांस लेना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो फूड लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सांस लेने को ब्रीथिंग बोलते हैं। एक्सक्रीट कर सके, मतलब कि जो खाया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको एक्सक्रीट करे। इन में से 2-3 अगर करेक्टरिस्टिक किसी के अंदर होते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हम यहाँ पे और रिप्रोड्यूस कर सके नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी की ज़रूरत हमें होगी। एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? न्यूट्रिशन से लेंगे। 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे मैक्रो और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें ज़्यादा अमाउंट में खानी पड़ती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होती हैं जिनको हमें बहुत छोटे अमाउंट में खा के भी काम चला जा सकता है, इजीली हम खा सकते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट में जैसे रोटी आ गई, और आपके फैट के अंदर घी आ गया, तेल आ गया, उसके अलावा प्रोटीन के अंदर आपका मिल्क आ गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, अंडा आ गए, चिकन आ गया। ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। ओके, तो ये हम लेते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है, फिर हम सारे के सारे जो बॉडी है वो परफॉर्म कर पाती है। अब मोड जो होते हैं न्यूट्रिशन के, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक। देखो, ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि अपने आप से खाना बनाना, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब है कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना फूड के लिए। अब आप बोलोगे अपने आप से खाना बनाना मतलब खुद कुक करना, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जो अपनी बॉडी से ही लाइट, सनलाइट की एनर्जी, ऑक्सीजन, ये सब लेके और अपने आप से ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेके खुद की बॉडी से ही खाना बनाए, खुद ही अपने लिए खाना बनाए, खुद अपनी बॉडी से ही, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। या फिर जो दूसरे की बॉडी को खा जाए, जो लिविंग सेल्स को खा के जिंदा रहता है, दूसरे की लिविंग सेल को खा के, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। जैसे हम सब लिविंग सेल्स को खाते हैं। कोई बोलता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो वो भी तो प्लांट की लिविंग सेल्स को ही खाता है ना, डेड करके। तो हेटरोट्रॉप वो जो लिविंग सेल्स को खा के जिंदा रहे दूसरे की, और ऑटोट्रॉपिक वो जो खुद की ही बॉडी से ही एनर्जी क्रिएट करे। क्लियर? तो ये मेजर डिफरेंस होता है, मोड होता है ये दोनों, हेटरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, हेटरोट्रॉप जो दूसरे को खाते हैं उनमें भी टाइप होते हैं 3। ये पहला टाइप है सेप्रोट्रॉपिक। देखो, सेप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो सड़ी गली चीज़ों, सेप्रो का मतलब ही सड़ा गला, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड इनटेक करे, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। देखो, सेप्रो का मतलब होता है सड़ा हुआ, तो जो सड़ी हुई चीज़ों को खाए, जैसे मशरूम है, वो मशरूम क्या करता है? मशरूम अपने आप में एक फंगस है, और फंगस क्या करती है? फंगस कोई भी एक सड़ी हुई चीज़ को खा के अपने आप को ग्रो करती है। तो है तो ये हेटरोट्रॉपिक, लेकिन ये सड़ी हुई चीज़ों को अपना शिकार बनाती है। पैरासिटिक। देखो, पैरासिटिक का मतलब होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपने उसको होस्ट बना लेती है, और उसके अंदर ही रहती है, उसको मारती भी नहीं है, और वो अपना न्यूट्रिशन उससे लेती है। जैसे आपने सुना होगा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी के अंदर भी कितने सारे अभी बैक्टीरिया होंगे, प्रेजेंट में होंगे, जो हार्मफुल और नॉन हार्मफुल तरीके के होते हैं। ये पैरासिटिक हैं, ये पैरासाइट, मतलब आराम से अंदर घुस के पड़े हुए हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और खुद आपकी बॉडी में से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। अमर बेल का नाम सुना होगा। एक ऐसी बेल होती है जिसको अगर हम पेड़ के ऊपर डाल देते तो वो पूरे पेड़ को ही घेर लेती है, और पेड़ को मारती भी नहीं है, और अपने आप को ग्रो करती रहती है। तो ये एग्जाम्पल होता है पैरासाइट के।
उसके बाद होलोजोइक, हम लोग जो हैं वो होलोजोइक है। हम क्या करते हैं, एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द सॉलिड फूड इन अ बॉडी डाइजेस्ट इट। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, उसको हम बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं हेटरोट्रोपिक के। हेटरोट्रोपिक कौन होते हैं, जो दूसरी लिविंग सेल्स को खा के जिंदा रहते हैं। 3 तरीके हो गए, सेप्रो मतलब सड़े हुआ खाता है, पैरासिटिक मतलब बिना मारे उसके अंदर रहता है और जिंदा रहता है, होलोजोइक मतलब सॉलिड फूड खा के अपने आप को ग्रो करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन करते हैं। क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जो प्लांट का जो लीव होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल और रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन और एनर्जी बनाता है और जड़ों से वाटर लेता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इसके ही जरिए प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों की प्रेजेंस होती है और शुगर एंड ऑक्सीजन क्रिएट होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर पूछे कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उसके जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा। अब प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक ना होकर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये एक्सेप्शन है प्लांट के अंदर, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है कि इसका एक फ्लावर जैसा शेप होता है, इसके फ्लावर के ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो ये उसको मार डालता है, ये भी लिविंग सेल्स को कंज्यूम करता है। ये एक्सेप्शन है जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं प्लांट होने के बावजूद भी। और एक पिचर प्लांट होता है जिसके अंदर अगर कोई एनिमल आ जाता है तो वो उसके थैले में गिर जाता है और उसको सड़ा के मार के फिर उसको कंज्यूम करता है। ये एक्सेप्शन है जो कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में आते हैं। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन। तो देखो एनिमल्स के 3 तरीके की फूड हैबिट्स होती हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं मतलब प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। जैसे कि एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा गाय वगैरह है वो हर्बीवोरस होती है, शेर है वो कार्निवोरस है और इंसान है वो भी एक एनिमल है, वो ओमनिवोरस है। तो ये 3 मोड होते हैं, ये 3 फूड हैबिट्स होती हैं एनिमल्स की। ओके, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल में उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसका पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाने को मुंह में लेना, मतलब आपने एक टुकड़ा लिया उसको मुंह के अंदर ले गए और उसको बोलते हैं हम इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन। देखो जैसे ही चबाना शुरू किया ना तो डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये बताओ डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपकी जो बकल कैविटी है मतलब दांत हैं उनसे ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से डाइजेशन दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है मतलब जो आपकी बड़ी आंत है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाया है उसको एब्जॉर्ब कर गई। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इनको विलाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये फिंगर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स और ये एब्जॉर्ब करके आपको के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं न्यूट्रिशन को। क्लियर। उसके बाद एसिमिलेशन, जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है वो आपकी बॉडी के रिपेयर ग्रोथ के लिए काम आता है। और इजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्ट फूड है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आपका स्टेप हो गए। कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप। अब हम बात करेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका अमीबा होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेता है अमीबा। कई बार आ जाता है क्योंकि ये सिंगल सेल है तो पूछ लेता है कि अमीबा के अंदर कैसे होता है। तो जो ये अमीबा है सिंगल सेल एनिमल है, यहाँ पे फूड रखा हुआ है तो अमीबा सूडोपोडिया बनाता है। सूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब हैंड, नकली हैंड जैसी एक स्ट्रक्चर बनाता है और अपनी बॉडी के अंदर उसको कैप्चर कर लेता है। उसके बाद डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है और जो भी बची हुई खराब चीज़ें उसको इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो ये हमारी बॉडी है। तो याद रखना सबसे पहले आपने क्या किया, फूड को मुंह में डाला फिर चबाना शुरू किया। तो जैसे ही हम चबाते हैं तो मैंने बताया चबाते ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन। और यहाँ पे होती हैं क्या, 2 सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनके अंदर होता है आपका यहाँ पे सलाइवरी
एमाइलेज, जो कि आपने स्टार्च खाया है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में आपका जो फूड होगा वो कहाँ आएगा, एसोफेगस में। एसोफेगस में विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि आपके फूड में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में ये जे शेप में जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक के अंदर आपका फूड आएगा और स्टमक के अंदर 3 चीज़ें सिक्रेट होंगी, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर, कि कोई भी आपने मतलब खतरनाक चीज़ खा ली उससे बचाता है, पहली चीज़। दूसरा HCl का काम होता है कि कोई भी खाना खाया उसके अंदर बैक्टीरिया है तो HCl अपने आप में एसिडिक होता है, ये मार देता है। और दूसरा काम होता है HCl का कि जो खाना है पूरे उसको एसिडिक बनाना। एसिडिक बनाने से क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। अगर एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, तो पी से याद रखो पेप्सिन, पी से प्रोटीन। उसके बाद में खाना चला जाता है धीरे से निकल के यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 आदमी बैठे होते हैं, 2 लोग बैठे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं लिवर, और लिवर के अंदर होता है छोटा सा गॉल ब्लैडर। ये देख रहे हो, लिवर के अंदर छोटा सा गॉल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर का। इसके अंदर निकलता है बाइल जूस। बाइल मतलब बाइल जूस का होता है पीले रंग का बाइल जूस होता है, जो कि सिक्रेट होता है, थोड़ा थोड़ा सिक्रेट होता है। और इसका काम होता है कि ये पूरे के पूरे फूड को, जो कि एसिडिक बन के आया था, इसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, एल्कलाइन करना स्टार्ट कर देता है, और जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। क्लियर? ये 2 काम, मेजर काम होता है बाइल जूस के, जो कि आपका लिवर में बनता है और बाइल डक्ट के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। याद रखना ये बात, बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर 3 चीज़ें सिक्रेट होती है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। देखो, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, जितने भी सिन है ना वो प्रोटीन को पचा रहे हैं। अमाइलेज क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, नहीं पचा हुआ, उसको पचा देता है। नहीं तो एमाइलेज यहाँ भी है और अमाइलेज यहाँ भी है, इनका काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। तो जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है उसको ये पेनक्राइज का एमाइलेज पचा देता है। उसके बाद जो लाइपेज है वो भी फैट को पचा देता है, जो कि आपका बाइल जूस नहीं पचा पाया। उसके बाद में घुस जाता है आपका पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट आपकी इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद ये चला जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और एनएस के थ्रू पोटी बन के एक्सक्रीटा बाहर। क्लियर? इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। अब नेक्स्ट आता है डेंटल कैरीज। देखो, ये तो हो गया डाइजेशन खत्म। डेंटल कैरीज क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मेशन बैक्टीरिया। इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड द डेंटल कैरीज। मतलब हम क्या करते हैं, या तो ज़्यादा एसिडिक माउथ को बना लेते हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी दांतें हैं वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए वी शुड टेक केयर ऑफ टीथ, वी शुड ब्रश डेली। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट प्रोसेस की, और बढ़ते हैं, जिसका नाम होता है रेस्पिरेशन। तो आपने सुना होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने सांस ली उसको ब्रीथिंग बोलेंगे, उससे जो ऑक्सीजन गई है उस ऑक्सीजन से आपकी सेल के अंदर जाके एनर्जी बनना, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपकी क्या है, ब्रीथिंग है, और ये आपकी रेस्पिरेशन है। तो 2 तरीके की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपका एनर्जी क्रिएट करे आपकी सेल, तो उसको एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक जब विदाउट ऑक्सीजन आपकी एनर्जी क्रिएट हो तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या होता है रेस्पिरेशन में, बेसिकली आपकी बॉडी ने खाना खाया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, तो जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल घुसेगा आपके साइटोप्लाज्म, जो कि ये क्या है, आपकी सेल वॉल है। ये क्या है, आपकी ब्लैक ब्लैक लाइन, ये सेल वॉल है। इसके अंदर ये एंट्री मारी तो ये 2 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिनको हम पाइरूवेट बोलते हैं। और ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, एथेनॉल में बदल जाएगा, फर्मेंटेशन में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि आपके पैरों में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये एटीपी में बदलेगा। तो एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो
30 से 32 ATP कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये 2 ATP ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो आपने देखा होगा कि आप कभी रनिंग करके आते हो, एक्सरसाइज करके आते हो कि आपके क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प इसलिए आता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में बदल गया है, इसलिए मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो गया। इसलिए हमें जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे गहरी गहरी सांसें लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? देखो, प्लांट्स पे रेस्पिरेशन करते हैं अपने लीफ से, अपने स्टेम से, अपनी जड़ों से, अपने सॉइल से। ये इनको अपने अंदर ले लेते हैं, जो भी एयर है, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चाहिए उनको, उसको ले लेते हैं। बस इतना सा पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर 2 तरीके के एनिमल्स हमें देखेंगे, सिंगल सेल एनिमल और मल्टी सेल, अर्थवॉर्म, फिश, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इनके अंदर। तो सिंगल सेल के अंदर तो बहुत सिंपल है, जो अपनी स्किन होती है, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है, उससे ऑक्सीजन को ले लेते हैं एनवायरनमेंट से और CO2 को छोड़ देते हैं। और हम बात कर लेते हैं अब हमारे अंदर क्या होता है। हमारे अंदर पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नाक से लेके फेफड़ों तक। तो जब नाक से पहला स्टेप होता है, नाक से जो सांस होती है वो ट्रेकिया के थ्रू, फेरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू सीधा जाता है आपके फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होती है? फेफड़ों में एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, जिसको एल्वियोली बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एल्वियोली। इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करना और CO2 को दे देना, ऑक्सीजन को अपने पास रखना और CO2 को दे देना, और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर देना। ये काम होता है एल्वियोली का। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे फेफड़े वर्क करते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना इसके अंदर। रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होती है, कीड़े होते हैं, उसमें कैसे होता है? देखो, उसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे सिंगल सेल के अंदर कैसा हो रहा था? सिंगल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब हवा से घुस रहा था डायरेक्ट, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। इसी तरीके से अर्थवॉर्म के अंदर, ये टॉपिक इसलिए मैंने घुसाए हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। रेस्पिरेशन इन फिश। जो भी फिश होते हैं, एम्फी, जितने भी ज़्यादा पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स से होती है। गिल्स क्या होती है? गिल्स एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे आपकी ऑक्सीजन जो है, जो कि पानी में डिजोल्व है, वो खींच ली जाती है फिश की बॉडी के द्वारा। मतलब फिश की बॉडी में गिल्स होते हैं, जैसे ही पानी मुंह के अंदर जाएगा, देखो वाटर फ्लो जैसे ही अंदर जाएगा, तो ये गिल्स से पास होगा, और जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर है उसको गिल्स फिल्टर आउट करके अपनी बॉडी में यूज ले लेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। जो भी हमने खाया है, पिया है, वो पूरी बॉडी की हर सेल तक पहुंचना चाहिए। तो वो किस तरीके से पहुंचेगा? देखो, प्लांट्स के अंदर तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जल को और फ्लोएम फूड को पहुंचा देती है। एनिमल्स के अंदर कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। तो सबसे पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। जितना भी हम, देखो, जाइलम को जल से याद रखो, फूड को फ्लोएम से याद रखो। पी से फूड, ऐसे एफ से फूड, देख साउंड सेम आ रहा है ना इनका, इसलिए। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स क्या होता है? देखो, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? ट्रैकिड्स हेल्प करेंगे आपके, इसको, जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनको हेल्प करेंगे ट्रैकिड्स। ये याद रखना, जो ट्रैकिड्स हैं वो हेल्प करेंगे आपके जाइलम एंड फ्लोएम को। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली आपका जो ब्लड होता है उसको अगर मैं फिल्टर आउट करूँ तो इस तरीके से 55% आपका प्लाज्मा निकलेगा, लेस देन 1% WBC निकलेगा, और 45% RBC निकलेगा। ये चीज़ें 1, 2, 3, 4 चीज़ें आपके ब्लड में से निकलेंगी। प्लाज्मा जो होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा, ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, कार्ब्स, कॉमन सॉल्ट, 90% ऑफ वाटर होता है आपके प्लाज्मा में। RBC कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना है। 120 दिन तक जिंदा रहता है, इनका लाइफ स्पैन होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। वाइट ब्लड सेल्स, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। आपने देखा होगा जितने भी इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, WBC इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर। हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है इरेगुलर इन शेप, और 13 से 20 दिन तक इनकी लाइफ स्पैन होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड, मतलब आपके अगर कट लग जाएगा तो खून निकलना बंद कर दे, तो वो क्योंकि प्लेटलेट्स होती हैं इसकी वजह से ही वो बंद करता है। ये पार्ट ऑफ द ब्लड्स होते हैं, ये चीज़ें आपकी पूरी बॉडी में घूमती हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट कैसे होता है बॉडी में? जो ब्लड है वो पंप किया जाता है थ्रू योर हार्ट बीट को चेक करने के लिए, बोल सकते हो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है उसको हम स्फेग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है।
कैसे काम करता है देखो, मैं यहाँ पे एक फैंसी सा डायग्राम डाल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक का डायग्राम डाला है क्योंकि इजीली समझ आएगा। ध्यान से देखना, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका लंग्स होता है और ये आपका दिल होता है। ये बीच में आप देख रहे हो, इसको दिल समझो और ये समझो क्या है ही, और इसको लंग्स समझो। लंग्स से ब्लड जो आएगा, जो कि ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा, और वो एंट्री मारेगा आपके लेफ्ट आरटीएम में। तो याद रखना, दिल के अंदर आरटीएम जो होता है लेफ्ट साइड, उसके अंदर एंट्री मार गया। तो जो भी ब्लड को दिल में घुसा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वेन बोलेंगे। और जो ब्लड को लेके जा रहा है उनको हम आर्टरीज बोलते हैं। जो दिल के अंदर ब्लड को घुसाता है उनको वेन बोलते हैं, जो लेके जाता है उनको आर्टरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आरटीएम में घुसेगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा, फिर उसके बाद में मेन आर्टरी जिसका नाम आयोटा होता है, और जो लंग्स से जुड़ा होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, और जो बॉडी से जुड़ा होता है, पूरी बॉडी में फैलाता है, उसको हम मेन बोलते हैं। देखो, ब्लड को लेके जा रहा है तो इसको क्या बोले? आर्टरी। और कहाँ लेके जा रहा है? बॉडी में, तो मैंने बोला मेन। और पूरी बॉडी से ब्लड को घुसा रहा है आपके दिल के अंदर तो इसको वेन बोला, लेकिन पूरी बॉडी से कनेक्ट है तो मेन वेन। इसी तरीके से ये देखो, ब्लड बाहर जा रहा है दिल से तो इसको पक्का आर्टरी बोली होगी। लंग्स से जुड़ा हुआ है तो पल्मोनरी। तो लंग्स से जुड़ी हुई आर्टरी या वेन हो उसको पल्मोनरी बोलते हैं, बॉडी से जुड़े हुए को मेन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ब्लड का फ्लो होता है। मतलब लंग्स से दिल में आता है, दिल से लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में, बॉडी से फिर वापस दिल में, दिल से घूम के फिर लंग्स में। इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। देखो, ये भी एक सपोर्टिव सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स को, आपके डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट, मतलब इम्यून सिस्टम को बना के रखता है आपकी बॉडी के अंदर, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस इसको आप ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। इट पुट इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में। लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी, किस द जर्म ड्रेन आउट द बॉडी टिश्यूज with the help of lymphocytes contain its lymph node। lymph node के अंदर lymphocytes होते हैं। lymph cell removing the waste product like fermented or dead cells। लिम्फ्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स मर चुकी हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं पूरा लिम्फोटिक सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी खाया पिया है वो फिर नहीं बचा तो बाहर निकाल देना। तो एनिमल भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं। एक्सक्रीशन प्लांट में बहुत सिंपल सा है, आपने देखा होगा गम की फॉर्म में निकल जाना, पील ऑफ द लीफ, पील ऑफ द फ्रूट्स, ये सब क्या है? ये एक्सक्रीशन ही है। ये सारे के सारे एक्सक्रीशन पार्ट हैं प्लांट के। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर, हम लोग कैसे एक्सक्रीट करते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा कि हमने फूड को कैसे एक्सक्रीट किया, लेकिन जो आपका ब्लड होता है वो छनता है, छनने के बाद में जो वेस्ट होता है वो कैसे यूरिन में कन्वर्ट होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ये आपकी सबसे पहली आयोटा होती है जिसके थ्रू आपका ब्लड अंदर आता है किडनियों के पास, और किडनियों में एंट्री मारता है। ये दो किडनियों में एंट्री मारता है रेनल आर्टरीज के थ्रू। आयोटा से आया, रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में घुसा, और किडनी में घुसने के बाद में फिल्टर आउट हुआ, और फिल्टर होने के बाद यूरेटर में गया। यूरेटर में जाने के बाद में यहाँ पे ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ये तो जो गंदगी है वो बाहर चले गई, लेकिन जो साफ ब्लड है वो आपका रेनल वेन के थ्रू, वेना कावा के थ्रू वापस आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो याद रखना हमेशा कि आयोटा के थ्रू यहाँ से तो एंट्री मारेगा और वेना कावा से एग्जिट मारेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं किडनी के अंदर की बात करूँ तो किडनी ऐसे काटने के बाद में उसका इंटरसेक्शन ऐसा दिखाई देता है। मैंने बताया था रेनल वेन्स होती हैं, रेनल आर्टरी होती है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेनल वेन्स का मतलब होता है बाहर जाना, रेनल आर्टरी मतलब अंदर आना। ठीक है, इसके थ्रू अंदर आती है, इसके थ्रू बाहर जाता है। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको हम फिल्टर आउट करने वाले नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं वो जरा देख लेते हैं। ये देखो ब्लड आएगा, बहुत सिंपल पार्ट देखना है और पार्ट को नहीं देखना। इस तरीके से ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद में ये एक छोटा सा पार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे जो छोटी सी जो जाली बनी हुई है ये इसलिए बनी हुई है कि ब्लड थोड़ा ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुके। तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेगा तो ये वोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ग्लोमेरुलस, मतलब पूरा का पूरा एक जाल बना होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस फिट होता है वोमेंस कैप्सूल में, और जो भी गंदगी है उसको छान के बाहर निकाल देगा,
और ये गंदगी इसमें चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, गंदगी चलती जाएगी चलती जाएगी और बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से आप बेसिकली इसमें जो ये मेजर पार्ट देख रहे हो जो कि ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल है। वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, एक कैप्सूल की शेप का एक हाथ जैसा शेप का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि ब्लड में से जितनी भी गंदगी होती है उसको एक्सक्रीट आउट कर लेता है। क्लियर। डायलिसिस क्या होती है, देखो अगर किसी भी इंसान की किडनी खराब हो जाती है, किसी भी इंसान की किडनी खराब होती है, किडनी क्या काम कर रही थी, ब्लड को साफ करने का काम कर रही थी। अब मैंने अभी आपको नेफ्रॉन जो दिखाया था ये एक नेफ्रॉन है, आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि फटाफट ब्लड को साफ करते हैं। तो यहाँ पे डायलिसिस क्या करता है, जब किसी इंसान की किडनी काम करना बंद कर देती है, नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर हम ब्लड को, जो गंदा ब्लड होता है उसको डायलिसिस मशीन में डालते हैं, साफ करके दोबारा से बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो ये एक तरीके से किडनी का काम करती है। तो डायलिसिस मशीन इज वर्किंग लाइक अ किडनी। So this was the complete process. This was the complete chapter. These were the complete processes. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you everybody. और किसी भी टॉपिक में confusion हो, please write in the comment section.